नमस्कार दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक बिहार। वही बिहार जिसने सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, पाल वंश, नंद वंश जैसे हमें इतिहास दिया हो, और नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जैसे इमारतें हमें विरासत में दी हों। आज उसी बिहार की स्थिति ऐसे कैसे हो गई, तो ये दोनों फैक्ट्स आज देखेंगे इस वीडियो में, और कवर करेंगे कि बिहार की जो आज इकोनॉमिकल स्थिति है वो किस किस फैक्टर की वजह से है। दोनों फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। बिहार की शुरुआत हम शुरू करेंगे आज से 2600 साल पहले, यानी कि जब से ये सन शुरू भी नहीं हुए थे उससे भी 300 साल पहले से। ये बात उस समय की है कि जब एक बहुत विशाल राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन बनाया था। और देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, इनके टीचर थे, वो थे चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ये इतने प्रकांड विद्वान थे कि इन्होंने जो पावरफुल नंद शासन था उसको कुछ ही झटकों में ख़त्म करा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य यानी अपने गुरु की मदद से जो विशाल एक सिकंदर था, विशाल राजा था, सम्राट था, उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जब भारत आया तो उसने बिहार में ही अपनी सेना को कूच करने के लिए कहा। उसी टाइम ये मगध का जो शासन था ये चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में था। तो इन्होंने इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाई कि जो सेल्यूकस निकेटर था उसको मार भगाया। और इन्होंने न केवल एरिया और एक्रोसिया को जीता, बल्कि चैद्रोसिया और पेरिस को भी इन्होंने जीत लिया। इसके बाद सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लिए, और जिसके बदले में इन्होंने अपनी बेटी का विवाह इनसे कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार वहाँ का जो राजा था वो बना। उसके बाद फिर ये इतने शक्तिशाली राजा नहीं बन पाए, लेकिन इनके बेटे यानी कि बिंदुसार के जो बेटे और चंद्रगुप्त मौर्य के जो पोते थे अशोक, वो 18 वर्ष की उम्र में ही बिंदुसार ने उनको वहां का राजा बना दिया। राजा बनने के बाद उन्होंने एक न एक युद्ध किए, क्योंकि 18 साल की उम्र ऐसी होती है कि जहाँ पे एक नया खून होता है। उनके बाद सम्राट अशोक ने अपनी तलवार छोड़ दी और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने बहुत सारे धम्म का निर्माण भी कराया। धम्म बेसिकली बौद्ध धर्म में एक कोड होता है जिसका मतलब होता है कि न्यायपूर्ण शासन करना, सामाजिक कार्यों के लिए हित के आगे बढ़ना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना। यह बौद्ध धर्म के कुछ धम्म नीति होती है। धर्म का प्रचार करते हुए अशोक ने बहुत सारे शिलालेख यानी कि इंस्क्रिप्ट भी लिखवाए, जिनका टाइटल था कि पशु बलि को रोकना, यानी कि एनिमल सेक्रीफाइड को रोकना। अशोक ने इस पे सबसे पहले काम किया। फिर दूसरा था कि जो बुजुर्ग होते हैं उनके प्रति सम्मान करना, बुजुर्गों का आदर करना और वंचितों की देखभाल करना। और धर्म के बारे में भी उसने अपने शिलालेखों में बहुत कुछ लिखवाया। जो शिलालेख हैं आज हमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल जैसे देशों में देखने को मिलते हैं। अशोक ने अपना एक पूरे शासनकाल में 30 वर्षों तक शासनकाल चलाया, और धर्म के प्रति इसमें इतनी रुचि हो गई थी इनकी कि जब इन्होंने जहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, लुम्बिनी नामक गांव में, वहाँ पे इन्होंने लुम्बिनी में टैक्स फ्री कर दिया था। और अशोक का शासन अशोक के मरने के बाद भी लंबे समय तक चलता रहा। बाद में फिर आए गुप्त डायनेस्टी, गुप्ता वंश के लोगों ने, इनके जो शक्तिशाली राजा थे कुमारगुप्त फर्स्ट वही हैं जिन्होंने इतने विशाल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की थी वो की थी कुमारगुप्त फर्स्ट ने। नालंदा विश्वविद्यालय इतना बड़ा था कि यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट यानी कि 10,000 छात्र और 2,000 टीचर यहाँ पे रहकर पढ़ाते थे लोगों के लिए। और इसमें भारत में विश्व के बहुत सारे देशों से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो बुक्स की संख्या थी वो 9 मिलियन यानी कि 90 लाख थी। नालंदा विश्वविद्यालय से प्रेरित होकर पाल वंश के एक राजा थे धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की थी वो सन 775 से लेकर सन 800 ईस्वी तक बिहार में एक दूसरी यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, जो बिहार के भागलपुर में है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी।
इसकी जो निर्माण कार्य है वो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। यूनिवर्सिटी के बारे में एक अजीब सा मिथ ये भी है कि यहाँ पे जो 11th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन ये कोई पहला अटैक नहीं था नालंदा यूनिवर्सिटी पर। नालंदा यूनिवर्सिटी पर 600 में हूणों ने भी आक्रमण किया था। बेसिकली हूण एक चीनी राज्य के पास एक प्रजाति रहती है, जो आदिवासी होते हैं उनको हूण कहा जाता है। उन्होंने इस पर पहला अटैक किया, लेकिन इस पर दूसरा अटैक किया था वो किया था गौदास ने। बाद में एक बौद्ध धर्म के ही राजा थे हर्षवर्धन, जिन्होंने इसकी वापस से रिपेयरिंग करा दी और मरम्मत करा के इसको फिर से वेल स्ट्रक्चर्ड कर दिया। लेकिन सन 11th सेंचुरी में जो इस पर अटैक हुआ वो बख्तियार खिलजी द्वारा हुआ, और वो इतना ज़्यादा हैवी अटैक था कि यहाँ पे जो बुक्स की संख्या थी वो तकरीबन 9 मिलियंस थी, यानी कि 90 लाख बुक्स थी यहाँ पे। और 90 लाख बुक्स को बख्तियार खिलजी ने एक बार में जला दिया। ये बुक्स की संख्या इतनी ज़्यादा है कि यहाँ आग 3 महीनों तक जलती रही। अब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में एक अजीब सा मिथ ये भी है कि बख्तियार खिलजी ने इसको इसलिए जलवाया था क्योंकि जब 11th सेंचुरी में वो भारत आया तो भारत आने के बाद उसने बौद्ध धर्म के जो कुछ राज्य थे, क्षेत्र थे, उसको जीत लिया था। वो यहाँ रहने लगा। उसकी हो गई तबीयत खराब। जब उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसके जो डॉक्टर्स थे, जो उनके सरकारी डॉक्टर्स होते थे, अपने डॉक्टर होते थे, वो थे हकीमों ने उनका बहुत इलाज किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। जब वो ठीक नहीं हो पाया तो एक मंत्री ने उसको ये राय दी कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी के और आयुर्वेदिक विभाग के एक प्रोफेसर से जाके मिलें और उनके पास दवाएं हैं जिससे आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन बख्तियार खिलजी को अपने हकीमों पे ज़्यादा विश्वास था कि एक टीचर और कैसे इलाज कर सकते हैं, जबकि मेरे हकीम सबसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं। तो उसी एक मिथ को लेकर एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि बख्तियार खिलजी ने अपने सैनिकों के कहने पर वहाँ से एक आयुर्वेद विभाग के प्रोफेसर श्री भद्र को बुला भी लिया और उनके सामने एक अजीब सी शर्त रखी कि जो आप दवा दोगे मैं वो दवा नहीं खाऊंगा और आप मुझे बिना दवा के ठीक करें। ये एक ऐसी शर्त थी जिसको बहुत देर सोच विचार करने के बाद जो आचार्य थे उन्होंने शर्त को मान भी लिया। उन्होंने कुछ दिन बाद बख्तियार खिलजी को एक कुरान दी जिसमें उनको बताया कि आपको इतने पेज संख्या से लेकर इतने पेज नंबर तक पढ़ना है। और बख्तियार खिलजी ने वो कुरान पढ़ी और वो धीमे धीमे ठीक भी होता गया। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि उन्होंने एक विशेष प्रकार का लेप लगा दिया था जो जिससे वो थूक के साथ पढ़ता गया और वो धीमे धीमे ठीक होता चला गया। अब ये बात उसको नहीं हजम हुई कि मेरे जो हकीम हैं वो भारत के आयुर्वेदिक अध्यापकों से ज़्यादा कैसे जानते हैं। तो उसने क्या कहा कि मैं भारत से ज्ञान और आयुर्वेद दोनों को ही मिटा दूंगा। तो उसने अपनी एक विशाल सेना भेजी और विशाल सेना भेजकर वहाँ पे जो बुक्स थी उनमें आग लगवा दी गई और ऐसे धीमे धीमे वो आग 3 महीनों तक जलती रही और जो सारा आयुर्वेद और वो ज्ञान था वो सारा डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब मुगल्स भारत में आ गए थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उपद्रव किए, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई जिसमें हमारे बिहार का जो एक डाउनफॉल आना शुरू हो गया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए भारत में और ब्रिटिशर्स ने भी बहुत ज़्यादा आतंक किए, पटना में अपने अपने ऑफिस भी बनाए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम मुगल्स और ब्रिटिश को सेपरेट वीडियो में कवर करें तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको कवर करेंगे। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि धीमे धीमे वहाँ से बिहार का डाउनफॉल शुरू होता गया और दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत के एक राज्य को अलग कर दिया, मतलब एक अलग नाम दे दिया बिहार नाम 22 मार्च 1912 को ब्रिटिशर्स के द्वारा एक अलग राज्य दिए जाने के रूप में बिहार का नाम रख दिया गया और तभी से हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ऐसे थी भारत के बिहार की गरिमामयी कहानी। लेकिन अब बात करते हैं कि इसके इकोनॉमिकल फील्ड क्या है, इकोनॉमिकल ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आज़ादी के बाद भी ये नहीं सुधर पाए। इसमें सबसे बड़ा लैगिंग फैक्टर क्या है, तो एक एक करके अब लैगिंग फैक्टर को देखते हैं। तो बिहार का सबसे बड़ा और पॉपुलर फैक्टर है कि इसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अब कहीं पे पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि जो व्यवस्थाएं होगी वो ठीक से नहीं चल पाएंगी, सरकारी काम है वो ठीक से नहीं हो पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं हो पाएगा, जिसके चलते संसाधनों में कमी आएगी और फाइनली उसका रिजल्ट जो होगा वो आर्थिक स्थिति पे पड़ेगा।
दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है वो कृषि को दी जाती है। लेकिन गजब की बात दोस्तों ये है कि सबसे ज़्यादा बिहार में कृषि के लिए प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन वहाँ पे जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनके सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादातर जो कृषि है वो मानसून पर डिपेंड रहती है। और जिस साल मानसून अच्छा रहता है तो वहाँ कृषि अच्छी होती है, लेकिन अगर बाढ़ आ जाए या सूखा हो जाए तो वहाँ की खेती भी नुकसान में हो जाती है। तो इसलिए ऑल ओवर इसकी इकोनॉमी इस वजह से डाउन है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट और मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और बिहार में इसी चीज़ की लैगिंग है। चौथा और आखिरी पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि माइग्रेशन। अगर किसी भी फील्ड के आदमी या किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री का आदमी एक जगह से अगर दूसरी जगह चले जाएं, मतलब माइग्रेट कर जाएं जो इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो क्या वहाँ की डेवलपमेंट हो पाएगी? एक बात सोच के देखिए कि अगर आपके मोहल्ले में से सारे लोग कहीं बाहर चले जाएं कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, और वहाँ पे सेटल हो जाएं, तो क्या आपके मोहल्ले की ग्रोथ हो पाएगी? अगर वो लोग वहाँ पे रहते तो वहाँ पे कुछ ना कुछ काम करते तो वहाँ से उस मोहल्ले की इकोनॉमी बढ़ती, लेकिन अब वो लोग कहीं बाहर चले गए काम करने, तो इकोनॉमी क्या होगी कि वहाँ जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं वहाँ की इकोनॉमी बढ़ गई। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं बिहार के लिए ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। और तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें, और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए अपडेट रहें ABS रिसर्चर के साथ। धन्यवाद।